नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं डायलॉग लाहौर स्टूडियो से आज हम बात करेंगे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे नेशनल असम्बली में जो गुज़श्ता कुछ रोज़ इखलाकियात के का जनाजा निकलता रहा और उसके बाद कल फिर मामला सेटल डाउन हुए, लेकिन आज फिर वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर साहब ने बिलावल भुट्टो साहब पर शदीद तनकीद भी की। तो वजह क्या है कि हुकूमत वक्त अपोजिशन के साथ मामलात को सेटल करने की बजाय उसको मज़ीद ख़राब करना चाहती है, और अगर इसी तरह हुकूमत का रवैया तर्ज़ पार्लिमान रहा तो क्या होगा, क्या हुकूमत ये बजट पास करा पाएगी और क्या अपोजिशन को एतमाद में ले पाएगी? एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही हम इस पर बात करेंगे कि बजट तो पेश हो गया, लेकिन अवाम को क्या मिला? अवाम तो मुंतज़िर थी कि कुछ सहूलतें मिलेंगी। कहा गया था नए टैक्स नहीं होंगे, लेकिन नए टैक्स भी अवाम पर लगा दिए गए और अवाम बड़ी परेशान दिखाई देती है इस बजट के बाद। तो ये तीसरा बजट था, चौथा बजट इसको भी कह रहे हैं, क्योंकि इसके जब पहली दफ़ा हुकूमत आई थी 2018 में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिनी बजट भी दिया था अपना। तो यूँ 4 बजट पेश करने के बाद जो चौथा बजट है, क्या उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलीफ दे पाई है अवाम को या नहीं? ज़रा इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं, जहां वो डिप्लोमेटिक फोरम से खिताब भी उन्होंने किया, और उसके बाद रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस है उससे भी वो खिताब करेंगे, जिसमें रीजन के तमाम फॉरेन मिनिस्टर मौजूद होंगे, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पर कश्मीर के मसले को हाईलाइट किया है। सो पाकिस्तान ने बैकफुट पे नहीं किया, आज भी कश्मीर पर बात होती है हर उस फोरम पर जो इंटरनेशनल फोरम हो जहाँ आलमी दुनिया की नज़रें होती हैं। इससे पहले सिक्योरिटी कौंसिल को, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी कौंसिल को शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ख़त लिखा गया था, जिसमें मुसलसल जो वायलेशन जारी है हिंदुस्तानी फ़ौज की कश्मीर में, उस पर बात की गई थी। तो देखना यह है कि पाकिस्तान जो मुसलसल जो आवाज़ उठा रहा है कश्मीर को लेकर, दुनिया कब कश्मीर पर सोचेगी और कब कश्मीर पर बात करेगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है राजा आमिर अब्बास साहब ने, सीनियर तजज़ियाकार हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल अमजद शुएब साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और मुजाहिद बरेलवी साहब होंगे, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आपका। सबसे पहले तो राजा आमिर अब्बास साहब आपकी तरफ आऊँगा। आप कल से परसों से आप भी बात कर रहे हैं जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ और जो कुछ हो रहा है, ये तर्ज रिवायत किसने डाली, ये क्यों डली? इससे बड़ा बहुत बुरा इमेज जा रहा है पाकिस्तान का। क्या आपके ख्याल में इसको ठीक होना चाहिए? अगर ठीक होना चाहिए तो कौन इसको ठीक कर सकता है? सर राजा साहब। देखिए अदनान, बात यह है कि ये जो पार्लियामेंट के इजलास होते हैं, और एक और काइंडली चेक करा लीजिए जी, मैं ठीक करा तो पार्लियामेंट का इजलास आपके और हमारे पैसों से जो कटते हैं वो इन पे खर्चा होता है, और इन तमाम मेंबरान को पार्लियामेंट इसलिए भेजा जाता है कि वहाँ जाके ये कानून साजी करें, लेजिस्लेशन करें, ना कि वहाँ जाके इस किस्म की कोई पॉइंट स्कोरिंग हो कि जिसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाह रहे हों कि किसी भी तरीके से पार्लियामान की कार्रवाई को या जो लेजिस्लेशन है उसको पास ना होने दिया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 3 साल की जो पार्लियामान की कारकर्दगी है उसमें हमें नज़र आया कि ख़ासकर अगर आप देखते हैं, अब लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब जो कि अदालत से ज़मानत पे हैं, अब देखिए इसमें एक अफसोसनाक पहलू ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है, क्योंकि 2 जमातें हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है या ट्रेजरी बेंचेस हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन अदालत से ज़मानत लेते हैं करप्शन के केस में, फिर वो दोबारा अदालत जाते हैं कि मैंने जाना है बैरून मुल्क क्योंकि मैं शदीद अलील हूँ और यहाँ पे मेरा इलाज मुमकिन नहीं। लेकिन जब वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे 3 घंटे आके कोई पॉजिटिव या प्रोएक्टिव बात करने की बजाय, सिवाय क्रिटिसिज्म के, सिवाय इस चीज़ के कि कानून साजी ना हो, क्योंकि जो असल कानून जो पेश किया गया था वो यही था कि पहले ऐसे कानून साजी हो जाए कि जिससे हमें जो पार्लियामेंटेरियंस हैं। राजा साहब मैं इस पर कता कलामी की माफी चाहूंगा। आवाज राजा साहब नहीं आ रही है, इसको क्लियर करो। राजा साहब, मैं कता कलामी की माफी चाहता हूं। अब मैं इस पर जो बात उठाऊंगा आप मुझे कह देंगे कि मैं साइड ले रहा हूं नून लीग की, हालांकि मैं साइड नहीं ले रहा सर। शहबाज शरीफ साहब के केसेस, उनके मुकदमात वो अदालतों के मामला आते हैं ना सर। मैंने स्पेसिफिकली आपसे सवाल पूछा है जो रिवायत पार्लियामान में डाली जा रही है उसका जिम्मेदार अकेला शहबाज शरीफ साहब तो नहीं है ना सर। उनको तकरीर नहीं करने दी तो यूं जनरली अगर मुझसे पूछा जाए या जनरली आपसे पूछा जाए तो रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं, तजरी बेंचों वाले हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। हम आप शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सुन लीजिए, मैं आपकी बात समझ गया हूं। आप भी शहबाज शरीफ की तरफ तकरीर ना करें। अब आप ये देखें जी,
हाँ अदनान, ये देखिए कि बात है कि ये कैसे हुआ। आपके इल्म में है, आप एक एंकर हैं, कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हल्फ लिया और वो जब आते हैं तकरीर करने के लिए, तो आपको याद होगा कि तकरीर नहीं करने दी जाती, वहाँ पे शोर शराबा कर दिया जाता है। अब आप कह रहे हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ? उससे पहले अखबार में तो पीटीआई मौजूद नहीं थी। आपको याद होगा कि नून लीग के अखबार में भी पीपल्स पार्टी और इनकी क्या तकरीर पे बहस होती थी, किस अंदाज में लड़ाई झगड़ा होता था। उससे पहले पीपल्स पार्टी के अखबार में भी आपको याद होगा। तो अगर वजीर आजम, आपको याद है कि अगर उन्हें तकरीर नहीं करने देंगे, ऑल्दो आई डू नॉट सपोर्ट कि ये कोई तरीक़ाकार अच्छा और एक महज़ब तरीक़ाकार है कि आप तकरीर, लेकिन हमारे पार्लियामेंट में अनफॉर्चुनेटली एक अजीब सी रविश बन गई है कि सिर्फ तकरीर नहीं होती, वहां पे डिस्कशन होनी चाहिए, जो कि नहीं होती। जनरल साहब एक कमेंट सर, हमें एक सेकंड जल्दी से हमें एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लूं। हमें आज भी नजर आया कि अपोजिशन के जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं वो अपनी तकरीर करते हैं और किसी की सुने बगैर, डिस्कशन किए बगैर पार्लियामेंट से निकल जाते हैं, कि शायद उनका पर्पस सिर्फ यही है कि वो पार्लियामेंट के फ्लोर को इस्तेमाल करके टीवी में आ जाएं और पार्लियामेंट में जो कार्रवाई होनी है, जो लेजिस्लेशन होनी है या बहस होनी है या जो सजेशंस देनी है, वो देते नहीं और पिछली गली से निकल के बाहर चले जाते हैं। राज साहब ये कंफ्यूज हो गए ना, ये कंफ्यूज कर दिया आपने, हम सबको कंफ्यूज कर दिया। आप क्या कसूरवार किसको बना रहे हैं? अपोजिशन को बना रहे हैं, दोनों को बना रहे हैं, या हुकूमती बेंचों को बना रहे हैं? किसी एक को तो एक पॉइंट क्लियर कर देना ताकि मैं अगला सवाल फ्रेम कर सकूं। देखिए, कसूरवार तो मैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कह रहा हूं, लेकिन खासकर ये जो 10-10, 20-20, 30-30 साल से पार्लियामेंट में बैठे हैं, 3-3 दफा हुकूमतें चला चुके हैं, ये कम से कम सुने तो सही। अगर बजट पे आपने बात करनी है तो बजट की बात सुनो तो सही, आप निकल जाते हैं। सर जनरल अमजद शुएब साहब, सबसे पहले ये बता दीजिए सर, आपके ख्याल में कसूरवार कौन है? 3 मिलियन एवरेजली लग रहे होते हैं एक दिन में सर, एक दिन के तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन का खर्चा होता है सर एक दिन का, और वो आपकी, मेरी, राजा साहब की, बरेलवी साहब की जेब से जा रहा होता है। तो ये पार्लियामेंटेरियन जो कुछ करते हैं सर, उस पर फिर शर्मिंदगी होती है। आखिरी रविश कब खत्म होगी? एंड सर आपके ख्याल में हु इज रिस्पॉन्सिबल? जनरल साहब देखिए, पिछले 3 सालों में ये पार्लियामेंट बिल्कुल आप कह लीजिए कि एक नाकाम अदारा या एक रिडंडेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि इन 3 सालों में कुछ काम नहीं किया उन्होंने। ऑपोजिशन सिर्फ एक काम करने के लिए मसरूफ रही है कि इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, और वो नो कॉन्फिडेंस और हुकूमत हटाने के चक्कर से बाहर ही नहीं आई। तो अवाम का काम तो उसमें कुछ भी नहीं ना। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी हुकूमत है वो चले अभी, और चल के तो कुछ ना कुछ अवाम के लिए करे। फिर जो असेंबली में मुजाहरा किया, उससे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस असेंबली के इस फ्लोर के काबिल ही नहीं है। उसमें सबसे बड़े कसूरवार जो है वो वोटर हैं। मुझे तो किसी की जाती जिंदगी का नहीं पता, अगर वो किसी लाहौर की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई शख्स आया है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग तो जानते हैं कि वो किस कमाश का बंदा है, वो जानते हैं कि उसकी जबान क्या है, गाली गलोच करता है, मजाक कैसे करता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को पता है कि वो भत्ते खाता है या वो कब्जे करता है। सबकी आवाज बढ़ा दें, लेकिन अब वो जब असेंबली में पहुंच के अपना चेहरा दिखाता है, तो मुझे अंदाजा होता है कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं उनको क्या हो गया था। उस वक्त क्या बिरयानी और कोका कोला ही काम आई थी या कुछ और भी था? असल चीज ये है कि जो वोट को इज्जत दो करना रहा है, वोट को सबसे पहले इज्जत उसने देनी है जो वोट डाल रहा है। वो वोट को जलील करता है जब आके किसी गलत आदमी को वोट देता है। सबसे ज्यादा तो वो वोट को वहां वो बर्बाद करता है, जलील करता है। फिर वोट लेने वाला जलील करता है इस वजह से कि वो कौम के एतमाद पे पूरा नहीं उतरता। वो असेंबली में आके कभी गाली गलोच करता है, कभी वो और फजूलियात बोलता है और धेले का काम नहीं करके जाता। आप मुझे बताएं कि इनमें से किसी ने बजट में कोई तजावीज या कोई चीजें दी हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या जी ये कहा है कि झूठ बोल रहे हैं, ये कहा है कि ये फिगर्स गलत हैं। फिर गलत है तो तुम ठीक लेके आओ ना, बताओ क्या है ठीक फिगर। अपनी तरफ से कोई फिगर नहीं दिए। नतीजा ये कि ये हुल्लड़बाजी करके तो मुल्क का वक्त जाया करके कौम की उम्मीदों पे पानी फेर के ये घर चले गए। तो वोटर को भी सोचना होगा कि क्या दोबारा इन लोगों का हक बनता है कि इनको असेंबली में भेजा जाए? क्या ये इस असेंबली के ठेकेदार हैं? कौन है ये? अगर धेले का काम नहीं कर सकते आके अवाम के लिए, तो इन लोगों का कोई राइट नहीं है। और मैं मुजरिम समझता हूं लोगों को जो उनको वोट दे के अंदर भेजते। बिल्कुल ठीक है। मुजाहिद बरेलवी साहब, सर एक कमेंट आपका भी चाहिए सर। ये रविश
जो पार्लियामेंट में शुरू हुई है ये कैसे ख़त्म हो सकती है कि हम पार्लियामेंटेरियंस को इस बात पर राज़ी कर सकें कि भाई आप वोट लेके आए हैं, आप पे मिलियंस खर्च हो रहे हैं, तो आपका काम है लेजिस्लेशन करना, आप लेजिस्लेशन कीजिए। बजट सेशन है तो बजट पे अपनी सजेशन दीजिए, और बजट में अगर आपको कोई खामी नज़र आती है तो उस पर बात कीजिए, क्योंकि इस बजट में पास भी होना है ना सर, तो एक प्रोसेस से गुजर के पास होना है। बरेलवी साहब। देखिए, तो राजा साहब हमारे मोहतरम दोस्त, तो उन्होंने बहुत ही मुनासिब तरीके से एक बात रखी जी। और राजा साहब की बात में ये बड़ा वजन है कि आपकी इतनी हालत खराब है कि आपको पाकिस्तान में इजाज़ नहीं हो सकता, और आप इंतहाई तेजी से, यानी मैं भी शायद और राजा साहब भी इस तेजी से नहीं चलते होंगे, दौड़ते हुए फ्लोर पर आते हैं और 2-2 घंटे और 2.5 घंटे तकरीर करते हैं। एक आम बीमार आदमी को तो आधे घंटे खड़े नहीं हो सकता, तकरीर तो छोड़िए। ये कॉमन सेंस की बात है। वजह ये है कि उनके फॉलोअर तो अंधे हैं और स्क्रीनों को दिखाना ये सब कुछ है और लोगों को वो बेवकूफ समझते हैं। ये हमारे क़यादत चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में, तो पहली बात तो ये बुनियादी सवाल होगा कि उस वक्त उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, उस वक्त उनकी एक सेहत ने कैसे इजाजत दे दी कि जो मैंने कहा कि 2-2 2.5 घंटे खिताब करते हैं। और वो अब उससे बहुत कुछ बात हो चुकी है, उसका जिम्मेदार तो सबसे बड़ा मैं आप स्क्रीनों को ठहराऊंगा। मतलब मैं भी 20 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं तो कभी दिखाऊंगा ही नहीं कि ये क्या, ये जो कुछ थप्पड़ मार रहा है किसी को, एक खातून उसे MNA को, और दोनों को सॉरी कि उसे शर्म और लिहाज नहीं कि पूरी कौम ने क्या देखा। ये तो हाल हो गया है आपके अपोजिशन और हुकूमत से। उनका बजट जो है जी गोरख गंदा, इस पर क्या बहस की जाए या बात की जाए। और आप जो बुनियादी बात जो मैं समेटना चाहूंगा और वो ये है कि ये इसमें हमें कोई नहीं लगता कि जो ये हर जगह सारी दुनिया की पार्लियामेंट में होता है ये एग्जाम, लेकिन ये जो आप आम वो जो जिनका जिक्र करें उनको तो छोड़ें। शीरी मजारी और शाफत महमूद तो हार्वर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, उनको भी आपने देखा कि किस तरह सीटियां बजा रहे थे और जो हरकत कर रहे थे लोग देख रहे थे। तो एक इंतहाई मज़का खेज किस्म का कौम के नाम पर ये जो ऐवान सजाया जाता है। और जैसे बरेलवी साहब मेरा बेसिक सवाल यही है कि अगर आज एक्शन ना हुआ तो कल को ये लोग फिर इसी तरह गालियां भी देंगे और माँ बहन की गालियां देंगे सर, इसी तरह माँ बहन की गालियां ही दे रहे थे। और आपके लेजिस्लेशन में कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आप भूल गए एक, मैं और आपको याद दिलाऊं, राजा साहब ने जिक्र किया, ये तो अभी हुआ है जो बिलावल साहब को कोई नहीं बताता और अच्छा नहीं लगता मुझे कहना, क्योंकि उनकी शहादत इतनी बड़ी है उनकी वालदा की और उनके नाना की, कि ये बातें छोटी हैं। ये 73 का आइन बना था और उसको बने हुए महीने नहीं हुए थे, उस वक्त खाली अपोजिशन 16 अरकान की थी। मुफ्ती महमूद के नजरियात से या फजलरहमान से इख्तिलाफ, आप याद होगा राजा साहब को, जन साहब को, कि मुफ्ती महमूद 16 अरकान को सार्जेंट एंड आर्म ने टांगों से बाकायदा डंडोली बना के बाहर फेंक दिया था। ये याद है आपको अदनान साहब? सर सही कह रहे हैं। वाकया हुआ इसी असेंबली में, 73 का आइन बनाने वालों ने ये किया था। ये तो उस वक्त हो रहा है कि ये गाला थोड़े ये तक इसमें हुआ। उसके बाद क्या हुआ है, जो तहमीना सुल्ताना दुपट्टा फेंकती थी बेनजीर पे, फिर बेनजीर गुलाम इसा खान को गो बाबा गो कहते थे। इन लोगों ने, अगर अपोजिशन ने कोई रवायत कायम की, हमेशा ये कापियां फाड़ी, हमेशा इसी तरह जमा हुए, हमेशा लगारी हुआ, साखान हुआ, जो हुआ उनके सामने ये किया। तो अब ये है कि वो लेवल नीचे आ गया है, ये आवान ववान आ गए, पता नहीं कौन ट्रांसपोर्टर वगैरह, ये घी वाले, मिल वाले, ये वाले MNA बन गए पार्टियों में। शरीफ आदमी तो 2-4 ही नजर आते हैं, लेकिन शरीफ आदमी बिल्कुल सही है बरेली साहब, बिल्कुल सही है। आपने तारीख के कुछ वर्क हमारे सामने पलटे और तारीख के वर्क पलटने के बाद पता ये लगा कि ये जो जिस रविश की बात राजा साहब, जनरल साहब और मैं कर रहे हैं, शायद ये रविश कल परसों और पिछले हफ्ते की नहीं है, ये एक पुरानी तारीख है और इसको शायद अब खत्म होना चाहिए। इस तरह खत्म करेंगे, छोड़े ब्रेक के बाद आता हूँ क्योंकि आप तीनों बड़े इंटेलेक्चुअल मेरे साथ लकीली बैठे हैं, तो हम सजेशन तो दे सकते हैं ना कि पार्लियामेंट को 99 नाम अल्लाह ताला के लिखे हैं और उसके नीचे ये लोग बैठते हैं और उस पार्लियामेंट के माथे पे कलमा तैयबा लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो तहजीब होनी चाहिए इस पार्लियामेंट के अंदर, उन लोगों के अंदर जो 22 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर एक ब्रेक ले रहा हूं। यस, ब्रेक।
वेलकम बैक। राजा, मेरे पास सब दो चीज़ें हैं। एक तो बरेली साहब ने कहा कि ये ठीक नहीं हो सकता, क्या ये वाकई ऐसा ही है कि पॉसिबल नहीं है कि हम इस तरह के जो तरीक़ाकार हैं, जो हमारी तारीख जिससे भरी पड़ी है, इसको हम ठीक कर दें? दूसरा पॉइंट ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने 2.25 घंटे तकरीर की, अगर अब हुकूमती बेंचों की जानिब से वो तकरीर करने दी जाती तो कौन सी क़यामत आ जाती? ये सारा ड्रामा जो हुआ है ये ना होता, ये जो पूरी दुनिया में बदनामी हुई है ये ना होती, जो हर तरफ से तनकीद का निशाना बन रहे हैं हुकूमत के कुछ लोग और कुछ अपोजिशन के लोग, वो भी ना होते सर। राजा साहब देखिए अदनान, इस रविश को तब्दील करना जिसके बारे में कहा गया कि नामुमकिन सी बात है, इसको चेंज करने का वाहिद तरीक़ाकार इसी पार्लियामेंट से आएगा और वो आएगा आपकी इलेक्टोरल रिफॉर्म से। आपको जब ये पता चलेगा कि जनाब जो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है, जब ये आदमी इतना जज्बाती या लड़ता तब ही है कि जब उसके ज़ाती मफादात की कोई जंग नज़र आती है। ये मुल्क व कौम की या गरीब अवाम की या किसी भी नौजवानों की जंग नहीं लड़ते पार्लियामान में जाके, ये अपने इंटरेस्ट की जंग लड़ रहे होते हैं, जिस पे ये जज्बाती होके फिर एक दूसरे से गालिम गलोच और जो हरकतें आपको नज़र आई वो कर रही हैं। तो इसमें एक तो जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात आएगी तो इस पार्लियामेंट में वो कभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऐसी नहीं आने देंगी कि जिसमें कोई माफिया के अरकान के अलावा कोई शख्स पार्लियामेंट में बैठ सके, जिसमें कोई सुलझा हुआ पढ़ा लिखा शख्स पार्लियामान में आ सके, क्योंकि उन्होंने वो रिफॉर्म्स नहीं लानी। तो अब वाहिद इमरान खान या मौजूदा हुकूमत का काम यही है कि अब चूंकि उनके पास मेजॉरिटी है इधर भी और सेनेट में भी, अगर वो हिम्मत करें तो ऐसी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आए कि इस किस्म के कैरेक्टर्स कि जो कि अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए, जो कि पैसे दे के या जो कि इस कॉन्सेप्ट से आते हैं कि जी यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स की बंदरबांट किस तरीके से होनी है, जो कि आते हैं कि जी नेशनल हाईवे का मिनिस्टर मुझे बना दिया जाए, जो कि आते हैं कि जनाब हमने गरीब आवाम तक पैसा नहीं पहुंचने देना। तो जब तक इन लोगों को रोका नहीं जाएगा पार्लियामान में आने से, ये रविश ऐसे ही चलती रहेगी। उसके लिए जरूरी है कानून साजी, और कानून साजी तो अकेले हुकूमत नहीं कर सकती ना, वो तो 3 सालों से ये ऑर्डिनेंस है, तो ये 5 साल ऑर्डिनेंस पे गुजार देंगे। वजह क्या है कि इमरान खान साहब अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं है। मतलब मेरी आंखें तरस गई हैं कि इमरान खान साहब अपोजिशन के बेंच पे जाएं और अपोजिशन लीडर को हाथ मिला के अपने बेंच पे आके बैठ जाएं। मतलब ये तो इमरान खान साहब की जानिब से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है ना, तो इमरान खान साहब भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है ना सर। देखिए अगर हम उसको देखते हैं तो ये जो हालिया कुछ रोज पहले बिल्स पास हुए हैं नेशनल असेंबली में, अब ये सेनेट में गए हैं, तो सेनेट में तमाम पार्टीज की कमेटीज बना दी गई हैं। अब वो कमेटीज किसी एक पार्टी की नहीं है, ऐसी पार्टीज भी हैं जिसके 1 या 2 MNAs हैं, उन अफराद को भी उसमें शमूलियत दी गई है। वहां पे ये बैठें, इन रिफॉर्म्स को देखें, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि जी ये बिल नामंजूर, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का पता नहीं, यहाँ की सियासत, हाँ उन्हें इस सियासत का पता नहीं कि कैसे पार्लियामान में आके गालिम गलोच दी जाती है, बिल्कुल उन्हें नहीं पता कि कैसे पाकिस्तान की सियासत में आके लूट कसूट की जाती है, कैसे मुकदमों से जमानतें दी जाती हैं। लेकिन राजा साहब जो बातें आप कर रहे हैं ये अकेले को अपोजिशन के लोग तो नहीं है ना, मतलब मैंने अपनी आंखों से और कानों से वहां मौजूद था, मुझे तो ज्यादा लोग PTI के नजर आए ये सब करते हुए जो आप कह रहे हैं उस दिन। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मैंने आपसे कहा ना कि शुरू कैसे हुआ कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आए, उसको तकरीर नहीं करने दी जिस दिन उसने हलफ लिया, और वहां से ये रविश, मैं इसको कतन इनकरेज नहीं करता, बिल्कुल गलत है। और इसका वाहिद तरीकाकार यही है कि अब जो इस मुल्क का सबसे बड़ा ऐवान है, जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, काफी सारी कानून साजी उनके पास इसीलिए आई है कि आप उसको देखें और कानून साजी करें और खुदारा ऐसे माफिया के लोगों को रोका जाए कानून साजी से कि वो नेशनल असेंबली और सेनेट को इस्तेमाल करते हैं अपने कारोबार, अपनी जायदादों को बचाने के लिए। चले सर, पार्लियामान के चलने के लिए जरूरी है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट एक साथ मिलकर बैठें ताकि मामला सेटल डाउन हो। लेकिन हुकूमत सर
लगता है कि इस बात पे राजी नहीं हो पा रही कि वो अपोजिशन की बात माने, जो अपोजिशन के मुतालबात हैं कुछ बैठ के उसको सेटल डाउन करे ताकि पार्लिमानी अमूर बेहतर तौर पे चल सकें। सर, अगर यही रविश रही, यही तरीका रहा हुकूमत वक्त का, तो अगले 2 साल भी पार्लिमानी अमूर में उसी तरह गुजरेंगे जिस तरह पिछले 3 साल गुजर गए। सर जनरल साहब, देखिए ये जो सारा आपस में झगड़ा है तो चला तो उन मुकदमात की वजह से है ना, जो गए नैब में मुकदमात चले गए, उसी की वजह से जलन है, तकलीफ है, शोर शराबा होता है कि जी, और आके पार्लियामेंट में भी तकरीर करते हैं तो इन्हीं चीजों को ज्यादातर उजागर करते हैं। अब बात यह है कि ये प्रोसेस क्या चलना नहीं चाहिए, ऑल्दो मुझे ये पूरा यकीन है कि इसमें प्रोसेस इतना खराब है, इतना ये हमारा सिस्टम इतना घटिया है कि सजाएं नहीं होंगी। 2 साल और मुकदमा तूल दिए जाएंगे, हुकूमत बदल गई, इनकी चले जाएगी, कोई और आ जाएगी, तो ये सारे केसेस आप देखेंगे दिनों में अदालतों में लग के, चंद दिनों में, थोड़े थोड़े दिनों में लग के, तो ये खत्म हो जाएंगे केसेस। लेकिन बारसूरत आज उनको तकलीफ हो रही है कि उनको अदालत जाना पड़ता है या नैब बुला लेता है। तो मसला ये है कि क्या इस मुल्क में ये जो एहतसाब का अमल है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो देखा है कि आप जहांगीर तरीन का किस्सा देखें कि जिस दिन वो इंग्लैंड गया उसके सी ऑफ करने के लिए एक भी आदमी नहीं, जिस दिन इंग्लैंड से वापस आया रिसीव करने के लिए कोई एक भी आदमी नहीं, जिस दिन करप्शन का इल्जाम लगा 40 लोग निकल आए फूल की पत्तियां फेंकने के लिए अपनी पार्टी से। यानी वो पार्टी जिसका मंशूर है कि हमने करप्शन खत्म करनी है, उसके 40 लोग पत्तियां फेंकने के लिए आ गए। तो बाकियों के ऊपर तो रोजाना सैकड़ों के हिसाब से लोग खड़े होते हैं अदालत के बाहर और फूल की पत्तियां फेंक रहे होते हैं जिस पे करप्शन का केस है। अगर अवाम के सामने यही मोतबर हैं सबसे ज्यादा जिनके ऊपर इल्जाम है करप्शन के, जिनका आपको मुझे सबको पता है, सिर्फ एक अदालत से सदा का मसला रह जाता है, वरना मुझे पता है कि किस तरह पनामा के केस में जारी डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में दी गई, क्या किरदार है, कितना झूठ बोले गए, ये सब चीजें सामने हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम समझते हैं कि यही मोतबर है तो फिर आप क्या मांगते क्या इनसे, आपकी तवक्कुआत क्या है कि पार्लियामेंट की शक्ल क्या होनी चाहिए? फिर यही होगी जो है। असल किस्सा ये है कि हमने पिछले एक कमेंट कीजिए, जनरल साहब एक कमेंट कीजिएगा। 3 सालों से आप भी टॉक शोज कर रहे हैं, आप पार्लियामान की कार्रवाइयों को भी देख रहे हैं, आप हुकूमती अमूर को भी बतौर पाकिस्तानी तो नजर है ही ना सर आपकी। इमरान खान ने पार्लियामान की मजबूती के लिए इन 3 सालों में क्या किया सर, क्या नजर आया आपको? मुझसे पूछा आपने? जी आपसे ही सर पूछा मैंने। अब देखिए, इमरान खान को तो पहले दिन ही तकरीर नहीं करने दी गई, और पार्लियामेंट को मजबूत करना हो या पार्लियामेंट को फाल बनाना हो तो हुकूमत की जिम्मेदारी बहुत है कि वो वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करे, बिल्कुल सही है, ऑपोजिशन के साथ। लेकिन वो हुकूमत ये कहती है कि ऑपोजिशन से जब मुज़ाकरात या जब बातचीत कुर्बत है तो वहां मुतालबात कुछ और होते हैं, वो एनआरओ की बात कहते हैं। ये अल्लाह बेहतर जानता है कि वाकई होती है ये बात या नहीं, लेकिन इख्तलाफ तो वही है, वो करप्शन के केसेस की वजह से ठीक हो गया। तो मसला वहां पे आ जाता है जहां आप देख रहे हैं कि एक दुश्मनी की फिजा मौजूद है। आप मुझे ये बताइए, आप देखिए मौलाना फजल रहमान ने पहले दिन जब पार्लियामेंट में लोग हलफ उठाने के लिए जाना चाहते थे, उन्होंने सबको मना करना शुरू किया कि कोई ना जाए, हलफ न उठाया जाए। क्या उस दिन परफॉर्मेंस का कोई केस था? जनरल साहब, यू आर ए आर्मी पर्सन ना सर, सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, मकसद टारगेट अचीव करना है। मेरा सवाल है कि इमरान खान साहब ने पार्लियामान की मजबूती के लिए क्या किया, क्या टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ? सर्कमस्टांसेस तो बहुत कुछ है ना सर, हुआ या नहीं हुआ? पार्लियामेंट मजबूत तभी हो सकती है अगर पार्लियामेंट में लोग रोल अपना प्ले करें। मतलब इमरान खान पार्लियामेंट को भी मजबूत नहीं कर पाए, आप इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं? बिल्कुल, कोई रोल नहीं प्ले कर पाया, ना पार्लियामेंट में ऑपोजिशन रोल प्ले कर सकी किया है उन्होंने, और ना ही हुकूमत ने रोल प्ले किया। बरेलवी साहब, ये तो एक कन्फ्रंटेशन की सूरत चलती रही है पिछले 3 साल से। सर बरेलवी साहब, 2 सवाल है सर आपके लिए। एक तो रोल ऑफ इमरान खान साहब तो लेजिस्लेशन टू स्ट्रेंथन द पार्लियामान इन पाकिस्तान, सर एक तो इस पे कमेंट कर दीजिए। दूसरा सर, एक दफा का जिक्र है पीडीएम हुआ करती थी, बरेलवी साहब। देखिए जी, पहली बात ये कि राजा साहब हो, जनरल साहब हो, मैं हूं, आप हो, हमें तो इमरान खान से ये पूछने का राइट है, लेकिन जो 35 साल तक पंजाब में बैठे रहे, हुकूमत करते रहे ये शरीफ, ये जो 13 साल से सिंध में बैठे हैं आपके पीपल्स पार्टी वाले, इन्हें हम कैसे राइट दे दें कि ये सवाल करें? आपके यहाँ 7 करोड़ लोग तो गुर्बत से नीचे की लकीर में रह रहे हैं, चले अभी 2 करोड़ बढ़े, ये इसका जिम्मेदार कौन है?
इसका भी इमरान खान जिम्मेदार है। ये जो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता है, इसका जिम्मेदार भी इमरान खान है। ये जो आपके यहाँ पंजाब जो है क्राइम का घर बन गया है और अभी भी चल रहा है जो ये हो रहा है, और अगर उसकी मैं तारीख में जाऊं तो इसके भी इमरान खान जिम्मेदार हैं। आपके यहाँ जो सर्कुलेशन डेप्थ जो है जो यहाँ पहुंचा हुआ है, इसका जिम्मेदार भी इमरान खान है। आप जो बिजली पैदा करते थे अभी तक ग्राउंड ट्रीट कर रहे हैं, यानी इनको 35 साल मिले हैं गवर्नमेंट को। ये हमारे शहबाज शरीफ साहब को मिले नहीं मिले, 85 से गवर्नमेंट कर रहे हैं ये लोग तकरीबन नजर में थोड़ा सा एक पीरियड छोड़कर। या इस सिंध में जो है पीपल्स पार्टी को कितने मिले हैं गवर्नमेंट कर रहे हैं। ये अपनी अभी आज देखे चीफ जस्टिस का बयान आपने देखा, वो और कोई गवर्नमेंट होती थी मुस्तफा भी हो जाती, कहते मेमन बैठा हुआ गवर्नमेंट चला रहा है। सुना या नहीं आपने? वो मतलब क्या सुनाऊं जैसे सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद अगर ये सवाल करें, आप इनसे सवाल क्यों नहीं करते? आप सवाल ये निशान बनाया 3 साल इमरान खान को दिए हुए, एक सेहत प्रोग्राम ही कम से कम ऐसा कह सकता हूँ जिसमें खुद आज पोजीशन मान रही है और बड़ी फैमिली बैकग्राउंड खातून वाली है कि 70 लाख लोगों को उन्होंने जो है जनाब दिया। और इन्होंने क्या करा, 7 लाख लोग ऐसे नाम मिले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो जाली थे अफसरान यहाँ पर। ब्रेलवी साहब इसके लिए तो नहीं, दादाजी बेटों की जायदाद निकली कोई नहीं सर, आप सही कह रहे हैं। मतलब मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा सर, मेरा पॉइंट ये है कि भाई तब्दीली का नारा इन्होंने लगाया, नए पाकिस्तान की बात इन्होंने की, मतलब इनके 3 साल भी तो रहे ना सर, उसके लिए अदालतें हैं, पुलिस है, इदारे हैं जो एहतसाब करेंगे ना सर, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। 2.5 घंटे जो ये शरीफ खड़े होते हैं, मैं तो इनको कह रहा हूँ कठेरे व्हीकल लेते के खड़ते हैं, इन्हें हक है? ये मुझे बताइए आप। इन्हें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, ये वाली बात है, बिल्कुल नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ, इनको हक नहीं है। पब्लिक करे, इनको निकाले और घसीट के निकाले घरों से, पार्लियामेंट से, अगली बार वोट ना दे। और नहीं देगी अगर इनकी यही कारकर्दगी रही जो आप सवाल कर रहे हैं। नहीं सर, अगली बात तो हाँ, इनको नहीं पड़ेंगे ना जो आज हुकूमत कर रहे हैं सर, को भी नहीं पढ़ने। ये भी आपका, अगर मैं आपको तो सर क्या वोट आपको नहीं, वोट आपको और मुझे तो पढ़ने से रहे ना सर, इन्हीं को पढ़ेंगे जो 3-4 हैं सर। मकसद मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हम बयानियां बना, इनके बयान पर तो हम नहीं चलेंगे ना, शरीफों के और जरदारियों के। लेकिन अवाम को कोई ना कोई बयानिया तो देना ही पड़ेगा ना सर। अवाम ने छोड़िए, अवाम तो अपने कातिलों के, अवाम तो अली नवाज अवान को भेजते हैं, अवाम तो मंदोखेल को भेजते हैं जो थप्पड़ खाते हैं, अवाम तो इनको भेज रहे हैं। इनको तो शक्लें तो देखिए इन सबकी, क्या आप अवाम की बात करते हैं? अवाम ये अवामी तो सब जिम्मेदार हैं। अवाम कहाँ था बेचारा, 100 को अवाम उसकी कमर टूट चुकी है। हम कह रहे हैं अवाम तो बेचारा है ही नहीं। ये तो 10 करोड़ रुपए खर्च, 50 करोड़ रुपए खर्च करके MNA बनते हैं, उन लोगों को पैसे बांटते हैं। कौन से इलेक्शन होते हैं? कौन से शायद राजा हमारे पास कभी इलेक्शन करते देखे हैं? 500 वोट नहीं मिलेंगे। सही कह रहे हैं सर। एक ब्रेक ले रहा हूँ ना। वेलकम बैक। राजा आमिर अब्बास साहब, क्या इमरान खान साहब इस बजट में आवाम को रिलीफ दे पाए हैं? क्योंकि बजट के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है टैक्सेस का, आवाम को बाद में पता लगा है कि ज़रूरत की जो चीज़ें थी, जिसमें डेयरी है, बच्चों का दूध जिसमें शामिल है, जिसमें दालें हैं, घी है, आम चीज़ें जो हम रोज़मर्रा यूज़ कर रहे हैं, उस पर टैक्स लगा है। आवाम को बाद में पता लगा है कि जब आप पहले ट्रांसफ़र करते थे बैंक में अमाउंट, तो 1 लाख पे टैक्स होता था, 25,000 पे टैक्स होगा। तो जो तकरीर तरीन साहब ने की, उसके बाद तो लगा था कि शायद बहुत अच्छा बजट है, आवाम को रिलीफ मिला। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पर्दे खुलना शुरू हुए सर। तकरीर के पीछे छुपे जो बातें थी वो आवाम तक पहुंचना शुरू हुई। IMF के मसाइल क्या थे पाकिस्तान के इस बजट को लेके, तरीन साहब ने जब बताया तो लोगों की आंखें दंग रह गई सर। तो क्या आवाम को कहीं पसे पर्दा रखा गया मौजूदा मामलात जो बजट के थे ख़ास तौर पर सर? राजा साहब देखिए, अवाम को जो पसे पर्दा रखा जाता है, अनफॉर्चुनेटली वो हमारा मीडिया है। ये अवाम को ये नहीं बता रहा है कि पाकिस्तान की एनुअल ग्रोथ इस वक्त 4.7, JP मॉर्गन्स की रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरीके से। अवाम को ये नहीं बताया जा रहा कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो बाहर से आपके पास कैसे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कितनी इंडेक्स जा रही है। अवाम को ये नहीं बताया जा रहा कि जनाब आपने कह दिया कि जी 1 लाख के चेक पे किसी गरीब आदमी का चेक, हाँ
ग्राउंड लेवल पे जो महंगाई है, उस महंगाई को आपने आईएमएफ से बारो करके खत्म नहीं करना, आपने लॉन्ग टर्म देखना है। क्या वजह है कि आईएमएफ आपके इस बजट को रिजेक्ट कर रहा है? क्योंकि आपने आईएमएफ की शराइत को नहीं माना। तो अवाम को ये बातें बताना भी हमारा आपका फर्ज है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, जिसको इंटरनेशनली पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त दुनिया में दो चीजें चौथे नंबर पे है दुनिया में। टाइम कम है, मैं इंटरप्ट तो कर रहा हूं, अवाम माजरत, को सुन ले, बिल्कुल दो चीजें हैं यहाँ पे। एक से एक बात अवाम को एक बात और भी हमने बतानी है कि महंगाई में ये जो जखीरा अंदोज हैं, ये जो चीनी छुपाते हैं, ये जो चावल और अजनास अपने गोदामों में रखते हैं, असल जिम्मेदार ये भी है। इन माफिया से इमरान खान लड़ रहा है। सर राजा साहब, माफिया है इस मुल्क के अंदर, उससे लड़ना चाहिए। मेरा सवाल ये है, दो पॉइंट है आपके लिए सर, जो आपने खुद अभी तज्जिया पेश किया। सर, आम आवाम को कंसर्न नहीं है कि जीडीपी कहाँ जा रही है, करंट अकाउंट कहाँ जा रहा है? आम आवाम को ये सारी बात, उनको कंसर्न है कि मुझे घी कैसे मिलेगा, आटा कैसे मिलेगा, चीनी कैसे मिलेगी, मैं कपड़े कैसे ले पाऊंगा। सर, ये आम आवाम का मसला है सर। उनको समझ ही नहीं है कि जीडीपी क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है। सर, ये सारी बातें उनकी समझ में नहीं आती। ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। यही हमने जी सुनिएगा जी, यही आम आवाम के साथ दुश्मनी हुई कि उनको इस बात को समझने नहीं दिया गया। अरबों रुपए बाहर से लेके उसी पैसे को दोबारा बाहर के मुमलिकत में हमारे लीडर साहिबान, जो अवाम का पैसा था वो अवाम तक नहीं आया। मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए, किक्स बैक के जरिए वापस चला गया। अवाम में महंगाई बढ़ती गई। अवाम को कैसे मिलेगा कि जब आपका सीपेक आएगा, जब आपके यहाँ दुनिया आ रही है इन्वेस्टमेंट करने, आपकी इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, आपकी एक्सपोर्ट बन रही है। तो ये पॉजिटिव चीजें अवाम को बस बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि उसने सिर्फ एक रोटी का उसका मसला है। अवाम का मसला करप्शन है। अवाम का मसला है कि जो उन्होंने इस मुल्क को लूटा है, अब मजीद उनको मौका ना दिया जाए। अदरवाइज अवाम के बच्चे अब स्कूलों में जाते हैं। जनरल साहब, आज आप जज का रोल प्ले करें सर। मेरा मौक़िफ़ यह है कि अवाम का मसला है रोटी कपड़ा। राजा साहब कह रहे हैं कि अवाम का मसला होना चाहिए करंट अकाउंट डेफिसिट, अवाम का मसला होना चाहिए जीडीपी। सर, वो क्या अपने बच्चों को जीडीपी खिलाएगा, करंट अकाउंट खिलाएगा, क्या खिलाएगा? मतलब गरीब बेचारा बेरोजगार हो गया, महंगाई से वो 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पे आ गया। मतलब ये मसले हैं पाकिस्तानी अवाम के। सर जनरल साहब, न्यूट्रल बात यह है कि जो भी कौमें कर्जे पे जीती हैं वो अपने लिए सहूलियात हासिल नहीं कर सकती। सहूलियत तब मुयसर आती है जब आप आमदन लेके आए, आप कमाएं, अच्छे पैसे आपकी जेब में हों, आप बड़ा अच्छा रह सकते हैं। अब जो बजट अभी है, इसमें आप देखिए कि डिफेंस का बजट आपका 1300 समथिंग बिलियन और 900 बिलियन आपने मुख्तस किया है डेवलपमेंट के लिए जी। इन सबसे ज्यादा 3100 अरब रुपया आप डेट सर्विसिंग में दे रहे हैं। 8400 के बजट में 3100 इस साल, जबकि अगले साल 4000 से ज्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि बाज जगहों पे आज आपको छूट है, आप इस दफा नहीं पे कर रहे। अगर आपका आधा बजट जो है वो डेट सर्विसिंग में निकल जाए तो बाकी आधी आमदन में क्या लोगों को आप सस्ती चीजें मुहैया करेंगे? सब्सिडीज तो तब आती हैं जब आपके बदले पैसे हों। तो चीज ये है कि यहाँ पे इस ऑपोजिशन को हुकूमत के साथ बैठ के ये पूछना चाहिए था कि कर्जा उतारने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी वर्कआउट की है। और एक हुकूमत नहीं, अगर आज कर्जा उतारने की स्ट्रेटजी बन जाए तो शायद 3-4 हुकूमतों को वक्त लगे मुकम्मल कर्जा उतारने में। और उसके लिए जरूरी है कि ये सारे मिलके कम से कम मईशत के मामले में ये एक होकर तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, जनरल साहब, शहबाज शरीफ साहब तो हर दफा कहते हैं कि चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी पे आइए बात करिए, तो वो तो हुकूमत चली जाती है सर, लेफ्ट राइट। बजट हुकूमत ने पेश किया, किताबें भी हुकूमत मार रही है, गालियां सबसे ज्यादा हुकूमत ने दी है सर। आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए, आप गालियां लिखिए, सबसे ज्यादा हुकूमती बेंचों ने गालियां दी, सबसे ज्यादा किताबें हुकूमती बेंचों ने फेंकी। हम तनकीद करते हैं उठा के नून लीग पे, पीपल्स पार्टी पे, अपोजिशन पे। मतलब क्यों हम जो गवर्नमेंट का रोल है उसको इग्नोर कर रहे हैं सर? नहीं, इग्नोर नहीं कर रहे, मैं तो दोनों को इस चीज का दोष दे रहा हूं। लेकिन आप ये बात ये भी ज़हन में रखिए कि कल जब पूरा मौका मिला तकरीरें करने का और किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, तो कौन सी कंस्ट्रक्टिव बात आपने सुनी? एक भी नहीं सर, यू आर राइट, एक भी नहीं। ये फोकस ही नहीं है।
देखें, जो जब पार्लियामेंट के जनरल 3 साहब साल टाइम, मैं जनरल देखता साहब हूँ टाइम पीछे, कम तो है, एक opposition का कमेंट कर रोल यही दीजिए, है एक कमेंट कर कि दीजिए, हमें एक कमेंट कर फलां दीजिए, के टाइम कम है सर, नो कॉन्फिडेंस लेके आनी है, फलां के लेके। सर एक तो कमेंट जब कर दीजिए। आप जनरल साहब, कंस्ट्रक्टिव काम कर ही नहीं रहे। जनरल साहब एक कमेंट और कर दीजिए जल्दी से। पाकिस्तान के वजीर खजाना बजट पेश करते हैं और बजट पेश करने के 2 दिन बाद बताते हैं पाकिस्तान की आवाम को कि पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त आईएमएफ के प्लान का हिस्सा है, आईएमएफ प्रोग्राम का हिस्सा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम उनको एतमाद में लिए बगैर अपना बजट बना के पेश कर दें। तो वो बजट पेश करने के बाद आवाम को बताते हैं कि जी आईएमएफ तो हमसे नाराज है, उनको तो हमने एतमाद में नहीं लिया इस बजट पे। तो एक कमेंट जरा इस पर जल्दी से कर दें सर। नहीं, ये अवाम को बताने की बात नहीं, ये तो हमें पहले से ही पता था। ये तो हमने मुख्तलिफ चैनल्स पे बात की थी कि हुकूमत बजट पेश कर रही है, जबकि ये बजट जो है आईएमएफ के साथ डिस्कस नहीं हुआ। जो आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज हैं उन पे कोई बात नहीं हुई। जब आपने ये सारा कुछ नहीं किया तो उसमें एक अनसर्टेनिटी तो मौजूद है कि कल अगर आप आईएमएफ की बात मान लेते हैं और वो आपको जो मैयर्स देते हैं उसमें नए टैक्सेस आ जाएं, या उसमें आप देखिए कि अगर कहीं सब्सिडी थोड़ी बहुत गंदम खरीदने में है तो वो भी खत्म हो जाए, तो आप देखिए कि कितना बड़ा मसला बन जाएगा। वो तो है, इसमें बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी मौजूद है कि बरेलवी बजट साहब आज आखिरी आपका IMF के साथ कंक्लूडिंग रिमार्क्स है कोऑर्डिनेट सर करके अबाउट द नहीं बजट। जो बजट पेश किया शौकत तरीन साहब ने, उसमें जो अहम फैक्टर है वो आईएमएफ का था और अनसर्टेनिटी है। जो जनरल साहब बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है सर, और इस पर बात हो रही थी और इसका एतराफ़ खुद फॉरेन मिनिस्टर साहब, वज़ीर ख़जाना साहब ने बजट पेश करने के बाद किया। सर जरा ये अजीब सी सूरत हाल है, तो परसेप्शन ये बन रहा है कि शायद आईएमएफ से जब बात की जाएगी तो ये हुकूमत फिर एक नया मनी बजट देगी एक ही साल में। सर राजा साहब एक कमेंट कर दीजिए सर, अनसर्टेनिटी क्यों हमने जोड़ दी अपने बजट के साथ? क्या किसी अगले मिनी बजट के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो आदी है सर मिनी बजट पेश करने की। नहीं, हमने इस दफ़ा थोड़ा सा आईएमएफ की जो डिक्टेशन है उसको उस अंदाज में इसलिए नहीं लिया कि आईएमएफ को नज़र आया कि दुनिया की ये वाहिद कौम है या चंद कौमों में से हैं कि कोविड के होते हुए जहां दुनिया की इकोनॉमीज नीचे गई, इसका ग्रोथ रेट इतना बड़ा 4.5 से अबव गया, तो उनको थोड़ा सा पाकिस्तान की जो मौजूदा माशी टीम है या पाकिस्तान की जो मौजूदा तरक्की है उस पर कॉन्फिडेंस आया और उन्हें ये नज़र आया कि शायद जो हमारी डिक्टेशन से जो रिजल्ट्स मिलते थे उससे बेहतर रिजल्ट ये अपने तरीके से अपने ताई लेके आ रहे हैं। क्योंकि अगर वो हमारी बात नहीं मानते तो जैसे मैंने कहा कि वो जेपी मॉर्गन की बात को ज़रूर मानते हैं, वो ब्लूमबर्ग को ज़रूर मानते हैं, तो ये वो पॉजिटिव इंडिकेटर्स थे कि जो अब दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट में गए तो आईएमएफ थोड़ा सा रिलैक्स होकर पीछे बैठा है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया राजा अमरबाज साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब और नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।